हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आपको कोई भी वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होता कि उसके बाद हम आपसे कहें कि आगे की टॉपिक देखने या आगे के वीडियोस देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देखना चाहें, कहाँ से भी देखना चाहें, आपको 100% फ्री मिलेगा। हम किसी तरह के पैकेज को परचेज करने के लिए आपसे नहीं कहते कि आपको अगर आगे का वीडियो देखना है तो आपको कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा या आगे के वीडियोस देखने के लिए कोई पेमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, साथ ही स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपीएससी, नीट, जी, जितना भी आपको कंटेंट दिया जाता है ये 100% फ्री होता है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स 100% फ्री। तो यहाँ पर अब हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है आपके टेस्ट पेपर। यानी कि हमारे पूरे साल में बहुत सारे टेस्ट और एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि कुछ हमें क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिनको हम प्रिपेयर कर सकें, हो सकता है वो एग्जाम्स में आ जाएं। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए इस तरह के टेस्ट पेपर लेकर आते हैं। इन टेस्ट पेपर में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। इनका पीडीएफ आपको 2 दिन पहले प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो आज जो हम करेंगे वो है आपके दिए गए इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। तो आज कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो चलिए देखते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है क्लास 11th की हिंदी अंतरा भाग 1 इलेक्टिव, यानी कि इलेक्टिव सिलेबस की जो हमारी बुक है अंतरा भाग 1, उसका अध्याय है बादल को घिरते देखा है, पाठ है 8। तो ये नागार्जुन द्वारा लिखा गया ये कविता है हमारे पास में। हमने इसको पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं और आपको पीडीएफ मिल भी चुका है, तो आप उसको अभी तक सॉल्व कर चुके होंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न संख्या 1 से शुरू हो रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारे सब्जेक्टिव शुरू होंगे। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव में तो जैसे हमें टिक मार्क करना होता है हम उसी तरीके से करेंगे। पहला प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? उनका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या है? क्योंकि वो इस नाम का इस्तेमाल अपनी जो भी लेखन कार्य थे उसमें नहीं करते थे, वो नागार्जुन नाम से ही लिखते थे। तो उनका जो एक्चुअल नेम है वो हमें बताना है। वैद्यनाथ मिश्र, प्रेमनाथ मिश्र, आलोकनाथ मिश्र या अवधेश मित्र? तो नागार्जुन जी का जो एक्चुअल नेम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 2 है, कस्तूरी मृग अपने पर क्यों चिढ़ता है? वो अपने आप पर ही क्यों चिढ़ रहा है, क्या कारण है? तो कस्तूरी मृग के बारे में बहुत फेमस है कि वो सुगंध को लेकर बहुत ही जो है आकर्षित रहता था। तो अब इसमें ऑप्शंस कुछ दिए हैं, इनको हम देखते हैं। पहला क्या है, उसकी नाभि में कस्तूरी है पर उसे ये पता नहीं है, उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वह निश्चिंत मन वाला नहीं होता, यानी कि उसका मन जो है वो निश्चिंत नहीं हो पा रहा है, भटकना उसकी नियति है। तो क्या कारण है कि कस्तूरी मृग जो है अपने पे चढ़ रहा है? तो उसका सही कारण है उसकी नाभि में कस्तूरी है पर उसे इस बात का पता नहीं है और इस कारण से वो हर जगह उस सुगंध के पीछे भागता रहता है जो खुद उसकी ही नाभि में होती है। प्रश्न संख्या 3 है, जाने दो वह कभी कल्पित था में जाने दो किसके लिए प्रयोग हुआ है? जाने दो वह कल्पित था, तो ये जो लाइन इस्तेमाल की गई है इसके पहले भी 2 लाइनें हैं जो इस पंक्ति से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको याद है तो वो चीज़ किसके लिए बोली गई थी? मेघदूत जो महाकाव्य कालिदास जी ने लिखा था उसके बारे में था। तो क्या लिखेंगे हम? कालिदास के मेघदूत के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, किन्नर और किन्नरियों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या था हमारा? ऑप्शन है कालिदास के मेघदूत के लिए। क्यों? क्योंकि कवि ने जब वहां जाकर जो उनके मेघदूत में उन्होंने जो चीज़ों का चित्रण किया है वो सब चीज़ें वहां ढूंढने की कोशिश करी, वो सरोवर, वो सब कुछ, तो वहां पे कुबेर का खजाना, ये सब कुछ उनको नहीं मिला। तो अब उन्होंने बोला कि जाने दो वह सब कल्पित था, यानी कि मात्र वो सिर्फ कल्पना ही थी।
प्रश्न संख्या 4 है, कालिदास ने गंगा अवतरण कहां से बताया है? कहां से गंगा अवतरण हुआ है कालिदास के हिसाब से? आकाश से, स्वर्ग से, हिमालय से, या शिव जी की जटाओं से? तो सही ऑप्शन है कि उन्होंने जो बताया है कि आकाश से जो है वो गंगा का अवतरण। ये किसकी बात हो रही है? मेघदूत में उन्होंने किस चीज को, मतलब कालिदास ने मेघदूत में कहां से गंगा अवतरण के बारे में बात करी है। प्रश्न संख्या 5 है, आकाश को घिरते देखा है कविता में किस गुण की प्रधानता है? जो बादल को घिरते देखा है इस कविता में किस गुण की प्रधानता को बताया गया है? बादलों के विविध रूपों के चित्रण की है, चित्रमयी भाषा शैली की है, तत्सम शब्दावली की है, या हिमालय की सुंदर वनवासियों के वर्णन की है? तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? बादल को घिरते देखा में चित्रमयी भाषा शैली है, क्योंकि उसमें जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं वो हमें ऐसा प्रतीत करा रही कि हमारे सामने उन सभी दृश्यों के चित्र अंकित करे जा रहे हैं। मतलब एक चीजों को जैसे बताया, सरोवर बताया, ठीक है, कि जहाँ पर चकवा चकवी खेलते हैं वो घास के मैदान बताए, हिरण बताया, तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे सामने एक चित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरी ही कविता में कौन सी शैली का इस्तेमाल किया है? चित्रात्मक भाषा शैली का इस्तेमाल किया है। प्रश्न संख्या 6 है, हिमालय पर्वत की झीलों में हंस किस लिए आते हैं? किस लिए हंस आते हैं वहां पर? प्रवास के लिए, अंधविश्वास के, अधिवास के लिए, मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए, या मनोरंजन के लिए? तो कविता के अनुसार जो है वो सही है, मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए हंस हिमालय पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कुबेर कौन था? जो कुबेर की बात की गई वो एक्चुअल है कौन? किन के बारे में बात हो रही है? देवताओं के वित्त मंत्री, देवताओं का राजा, अलकापुरी का राजा, या मेघ को दूत बनाकर भेजने वाला? तो सही ऑप्शन है देवताओं के वित्त मंत्री हैं कुबेर। उन्हीं के से तो तभी तो उनको धन का राजा बोला जाता है, सभी देवताओं का धन उनके पास है, वो वित्त मंत्री हैं, उनके सारे खजाने की देखभाल करना उनके अंडर में होता है। प्रश्न संख्या 8 है, झंझानिल का क्या अर्थ है? जो झंझानिल शब्द इस्तेमाल किया गया है इसका क्या अर्थ होता है? भयंकर तूफान, मंद पवन, सुखद पवन, हिमालय पर्वत पर चलने वाली हवा? तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? भयंकर तूफान। झंझानिल का मतलब होता है बहुत भयंकर तूफान चल रहा हो। प्रश्न संख्या 9 है, किन्नरों ने किस की माला पहन रखी है? किन्नरों ने किस चीज की माला पहन रखी थी? वो श्रृंगार की बात की गई थी ना, तो किस चीज की उन्होंने माला गले में धारण करी हुई थी? कमल के फूलों की, गेंदे के फूलों की, इंद्रनील की, या वन के फूलों की? तो कविता के अनुसार किन्नरों ने जो है इंद्रनील की माला अपने गले में धारण की हुई थी। प्रश्न संख्या 10 है, चकवा चकवी के बारे में क्या प्रचलित है? तो इस कविता में भी बताया गया है चकवा चकवी क्या है, उनके बारे में क्या चीज है। तो वह रात को इकट्ठा हो जाते हैं, वह चांद की ओर एक टक देखते रहते हैं, रात के समय में इकट्ठा नहीं रहते, वह उड़ नहीं सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। जो चकवा चकवी के बारे में बात प्रसिद्ध है वो है कि रात के समय वो कभी भी इकट्ठा नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे को, चकवा जो है वो अपनी प्रेमिका को एक टक देखता रहता है, बहुत ज़्यादा उन दोनों में प्यार होता है, इसलिए उनको एक साथ रात ना बिताने का श्राप मिला हुआ है। अब यहाँ से हमारा जो है वो वस्तुपरक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न जो आ रहा है और हमारी जो प्रश्न पत्र है उसका 11वां प्रश्न है, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चढ़ने का क्या कारण है? जो कस्तूरी मृग है वो अपने आप पर ही चढ़ता है, इसका क्या कारण बताया गया है? तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, कस्तूरी मृग का अपने पर ही चढ़ने का कारण यह है कि वह अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी से निकलने वाली सुगंध को ढूंढने की कोशिश में इधर उधर भटकता फिरता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वह इस सुगंध के स्रोत को नहीं ढूंढ पाता तो वह अपने आप पर चढ़ने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी नाभि में ही जो है वो सुगंध होती है और उस सुगंध से मोहित होकर वो हर जगह ढूंढता रहता है ये सुगंध कहाँ है, और आखिर में जाकर बहुत जब नहीं मिल पाता तो चिढ़ जाता है, जबकि उसको ये चीज़ पता ही नहीं कि जो सुगंध आ रही है वो उसकी खुद की ही नाभि से आ रही होती है।
प्रश्न संख्या 12 है, बादल को घिरते देखा शीर्षक से कवि क्या संदेश देना चाहता है। ये जो हमने कविता पढ़ी बादल को घिरते, ये हमको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कवि। तो क्या कैसे है इसको देखिए। इस कविता में कवि ने विभिन्न ऋतुओं में हिमालय के मनोरम में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्ण विषय बनाया है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे हर ऋतु में जो हिमालय पर्वत कैसा लगता है ये सारी चीज़ें हमें बताने की कोशिश करी है। उन्होंने घिरते बादलों, वर्षा, ओस कर्णों का स्वर्णिम कमलों पर गिरना तथा मैदानी इलाकों की उमस या गर्मी से व्याकुल हंसों का यहाँ आकर जल क्रीड़ा करने तथा कमल नाल खोजते हुए हंसों का सजीव चित्रण किया है। कवि यह बताना चाहता है कि मैंने बादल के इन रूपों को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। दूसरी ओर कवि इस कविता के द्वारा बादल के प्रति अपने लगाव को भी व्यक्त करता है। तो नागार्जुन जी जो है उनको बहुत ही प्रिय हैं ये बादल। तो किस तरीके से वो मोहित हो गए जब वो हिमालय गए, तो हिमालय पे जो उन्होंने मनोरम दृश्य देखा वो उसके प्रति मोहित हो गए। अब जब वो मोहित हो गए तो उन्होंने वो सारी चीज़ें, जो सारी पुस्तकें अभी तक पढ़ी थी, जो जानी थी, समझी थी, वो सभी वहाँ पर कल्पित करना शुरू कर दिया। जो मनोरम दृश्य वो देख रहे थे वो भी हमें बताए, और जो उन्होंने अभी तक पढ़े थे मगर परंतु देखे नहीं थे वो सब भी हमें इन कविता में बताए हैं। तो यहाँ पर बादल के प्रति अपने लगाव और हिमालय के प्राकृतिक दृश्य, इन दोनों के ही हमें बताने का प्रयत्न किया है। प्रश्न संख्या 13 है, निशा काल में चिर अभिशापित का अर्थ बताइए, यह किनके लिए कहा गया है। तो निशा काल में चिर अभिशापित यानी कि रात के समय जिन्हें जो है श्राप प्राप्त हुआ है हमेशा के लिए। तो ये किसके लिए है, ये चकवा और चकवी के लिए है। किसको ये श्राप प्राप्त हुआ है, चकवा चकवी को प्राप्त हुआ है। तो क्या है, निशा काल से चिर अभिशापित का अर्थ है सदा से शापग्रस्त। यह चकवी पक्षी के लिए कहा गया है। चकवा चकवी के संबंध में यह किंवदंती प्रचलित है कि सृष्टि के आरंभ से ही चकवा को अपनी चकवी से रात में अलग रहने का श्राप मिला हुआ है, क्योंकि चकवा चांद से अधिक प्रेम करता है और रात भर उसे देखता रहता है। रात में एक दूसरे के मिलन से दूर रहने से ये प्रातः मिलते हैं। तो अब क्या होता है, चांद चकोरी बोलते हैं ना, चांद चकोरी बोलते हैं, तो वो चकवा शब्द वही है। उसको अपनी प्रेमिका और चांद इन दोनों से ही बहुत प्रेम था, लेकिन रात के समय क्या होता है, वो चांद को निहारता रहता है। तो इसी वजह से उसको श्राप ये प्राप्त हो गया कि रात में तुम अपनी प्रेमिका से दूर रहोगे और तुम जो है चांद को ही ताकते रहो, तुम लोग सुबह ही प्राप्त होगे। जब चांद होगा तो प्रेमिका नहीं होगी, प्रेमिका होगी तो चांद नहीं होगा। प्रश्न संख्या 14 है, कवि ने वसंत की सुबह के बारे में क्या बताया है। इस कविता में उन्होंने जब वसंत की सुबह होती है तो उसके बारे में उन्होंने हमें क्या बताने का प्रयत्न किया है। तो क्या है, कवि कहता है कि वसंत ऋतु का प्रभुत्व चारों ओर फैल गया था और उस प्रभात बेला में धीमी धीमी हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही स्लो, अर्थात उसकी मादकता से संपूर्ण वातावरण आनंद विभोर हो उठा। उदित होते सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ रही थी, जिसके कारण वे चोटियां सुनहरी लग रही थी। ऐसे में निशा काल से चिर अभिशापित पक्षी युगल चकवा चकवी तालाब किनारे प्रणय कलह में व्यस्त होते हैं। तो अब जो उन्होंने वसंत ऋतु की जो सुबह हुई थी उसका वर्णन किया कि किस तरीके से सूर्य निकला, उसकी स्वर्णिम किरणें जो हैं जो हिमालय पर्वत के जो हिम से ढकी पहाड़ियाँ उन पर पड़ी तो वो एकदम सुनहरे हो उठे। किस तरीके से हल्की हल्की हवा चल रही थी और सुबह किस तरीके से चकवा चकवी रात भर अलग रहने के बाद सुबह प्रणय कलह में व्यस्त थे। तो ये सब बताया है। प्रश्न संख्या 15 है, जाने दो यह कविता कवि कल्पित था, ये कवि का क्या आश्रय है। तो यहाँ पर जाने दो ये कवि कल्पित था, यहाँ पे कवि कौन है। तो अब आपको अभी तो हमने ये चीज बताई थी, तो यहाँ कल्पित जो कवि कौन है, कालिदास हैं, और कल्पित थे मतलब उन्होंने अपनी कल्पना से कार्य किया। जाने दो ये कवि कल्पित था से कवि का आश्रय है महाकवि कालिदास ने। मेघदूत महाखंड काव्य में जिस आकाश में बहने वाली गंगा, अलकापुरी, अलका के स्वामी कुबेर का वर्णन किया गया है, कवि उसे अपनी आंखों से देखने को इच्छुक है।
इन सबका उल्लेख हिमालय की शैलमालाओं में है। इन पौराणिक प्रसंगों का वर्णन कालिदास ने किया है। कवि नागार्जुन को ये कहीं दिखाई नहीं दिए। अतः वे कहकर ही छोड़ो इन सारी बातों को, क्योंकि ये सारी कवि की कल्पना प्रसूत बातें हैं। अर्थात मेघदूत महाकवि कालिदास का काल्पनिक पात्र है। तो अब क्या होता है, जब कवि हमारे हिमालय पहुंचे तो उससे पहले वो मेघदूत महाकाव्य पढ़ चुके थे। अब उन्होंने जब हिमालय पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि जो चीज़ें महाकाव्य में अलकापुरी और गंगा अवतरण और कुबेर ये सबको बताया गया कि वो हिमालय में है, तो अब उन्होंने सोचा जब मैं हिमालय में पहुंच गया तो मैं वो सारी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, भाई कहाँ पर है। तो उन्हें वो सब कुछ वहाँ नहीं मिला। तो अब जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने कहा ठीक है, जाने दो, ये कवि की जो महाकवि कालिदास है ये सिर्फ उनकी मात्र कल्पना ही थी। तो मतलब ये पूरा ही जो काव्य लिखा गया है ये कल्पना आधारित है। ये इस चीज को बोलने के लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्रश्न संख्या 16 है, कुबेर, अलका, कालिदास व मेघदूत का पारस्परिक संबंध क्या है। अब इन सब का आपसी परस्पर संबंध क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि मेघदूत महाकाव्य में इन सभी का वर्णन किया गया है, कालिदास ने किया है। तो कैसे लिखेंगे, अब इसको आपको परस्पर आपस में जोड़ना पड़ेगा, इनके संबंध को आपको बताना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से बताएंगे, कवि ने कुबेर, अलका, कालिदास व मेघदूत का पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए हिमालय पर वर्णित यक्षों की नगरी अलका, जिसमें धन के देवता कुबेर निवास करते हैं, अर्थात कुबेर यक्षों के राजा हैं और अलका उनकी नगरी है, यहां से उनके यक्ष को 1 वर्ष का निर्वासन दिया गया। उसी यक्ष के विरह जनित पीड़ा का वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में किया है। तो अब हम आपको बताते हैं क्या है। जो हमारे राजा कुबेर हैं वो कहाँ हैं, यक्ष नगरी के राजा हैं। तो यक्षों के राजा हुए, तो वहां से एक यक्ष को जो है निर्वासित कर दिया जाता है, यानी कि उनके राज्य से निकाल दिया जाता है। अब जब वो निकल जाते हैं तो वो कहाँ आ जाते हैं, हिमालय पे आ जाते हैं। अब वो अपनी प्रेमिका से बिछड़ चुके हैं। अब बिछड़ने के कारण वो क्या है, अपने प्रेम का संदेश अपनी प्रेमिका को देना चाहते हैं। तो बादलों के माध्यम से वो अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेघदूत का इस्तेमाल यानी बादलों का इस्तेमाल किया गया संदेश पहुंचाने के लिए। तो यही कवि जो है हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने वहां ढूंढने की कोशिश करी मगर उन्हें वो सभी वहां नहीं मिल पाए थे। प्रश्न संख्या 17 है, कविता के आधार पर किन्नर किन्नरियों के सौंदर्य व रहन सहन का वर्णन कीजिए। कविता में जो किन्नर किन्नरियों का किस तरीके से सौंदर्य है, वो किस तरीके से सज रहे हैं, कैसे वो रहते हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं उसी को आप यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए आप। कविता के आधार पर देवदार के वन में लाल सफेद भोजपत्रों से सजी हुई कुटिया के भीतर किन्नर जाति के स्त्री पुरुष रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए, गले में इंद्रलील की माला पहने हुए, शंख के समान सुंदर गलों में सुगंधित सुरभित फूलों की माला से शोभायमान है। तो जैसे जैसे उन्होंने बोला है ना, हमें वैसे वैसे करना होगा उसको हिंदी रूपांतरण करके। इनके पान पात्र द्राक्षाव से पूरित हैं। ये पान पात्र भी मड़ियों से सजे हुए हैं। ये सुंदरियां कस्तूरी मृग की छाल पर बैठी हैं। सामने त्रिपदी पान पत्र रखा है। मदिरा पान के कारण इनकी आंखें लाल हो रही हैं और वे बांसुरी वादन कर रही हैं। तो किस तरीके से किन्नर स्त्रियां और पुरुष जो हैं वो अपना सौंदर्य उन्होंने किया है, कैसे वो रह रहे हैं, क्या पहने हैं, उनके सामने जो पान पात्र रखे हुए हैं उनमें क्या है, वो पान पात्र कैसे हैं, उन सभी का वर्णन करेंगे। और फिर उनकी मदिरा पान के कारण उनकी आंखों में लालिमा आ गई है, इस चीज को भी आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 18 है, कविता का भाव सौंदर्य लिखिए। ये जो पूरी कविता हमारे सामने रखी गई है इसके भाव को हमें व्यक्त करना है। अब यहाँ पे आप अर्थ नहीं देंगे, इसके भाव यानी कि इस पूरी कविता में क्या भाव निकल के आ रहा है हमें ये बताना है। याद रखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी कविता होगी तो उसमें एक चीज पूछी जाती है आपसे, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंदर 2 चीजें आती हैं, भाव पक्ष या कला पक्ष।
ठीक है। तो अब भाव पक्ष में जो भी पंक्ति दी है, या वो तो वो या पूरी कविता, इन दोनों इनमें क्या भाव, क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या चीज़ें हमें समझाने की कोशिश करी है, ये लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य में आपके अंदर क्या आता है, शिल्प जो कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य आता है, इसमें किस तरीके का रस है, अलंकार है, कैसी शब्दावली है, कैसे इनमें छंद है, ये सभी कुछ आपको लिखने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर पूरी ही कविता का भाव सौंदर्य हमसे पूछा गया है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। बादल को गिरते देखा कविता का मुख्य विषय प्रेम है, जिसकी पृष्ठभूमि बादल है। शापग्रस्त चकवा चकवी का प्रणय कल है, और वह भी मान सरोवर के किनारे पर वसंत ऋतु की मादकता में कैसा प्रभावित होगा। पढ़कर रोमांचित होना स्वाभाविक है। अपनी ही गंध को खोजते कस्तूरी मक्की विवशता करुण भावना को जगाती है। तो कौन कौन सी भावनाएं आ रही हैं देखिए। पहली भावना क्या थी, हमें रोमांचित किया, फिर दूसरा करुण रस की भी उत्पत्ति हो गई, साथ ही यक्ष मेघदूत अलका कुबेर, इन सब का स्मरण पाठक को भाव विहल कर देता है। भीषण शीत में तूफानी हवाओं से टकराते विशाल मेघों का बिंब अत्यंत ही अद्भुत बन पड़ता है। किन्नर किन्नरियों के जिस श्रृंगार का वर्णन हुआ है, उसे पढ़कर नारी की सुंदरतम उपस्थिति आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाती है। भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से कविता उत्तम कोटि की है। तो जो जो भाव आ रहे हैं निकलकर, वो भाव उन दृष्टांतों के साथ प्रस्तुत करेंगे। जो दृष्टांत घटा उसके साथ, जैसे उसका कस्तूरी मृग का परेशान हो जाना, तो यहाँ पर क्या है, उसमें करुण रस आ रहा है क्योंकि वो शोक में डूब गया है, तो वहाँ पे करुण रस है। किन्नर किन्नरियों की जो बात हुई उसमें क्या है, सौंदर्य रस आ रहा है, और उससे जैसे लग रहा है कि इन वीरान जगह, हिमालय की वीरान जगह पर भी स्त्रियों की जो है उपस्थिति है। तो इन आपको हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं देना, जो जो आपको घटना दी गई उन घटना के हिसाब से जो जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 19 है, इस कविता में कवि ने पावस और शरद काल में बादलों के जिन विशिष्ट रूपों का वर्णन किया है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। पावस ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु, और दूसरा क्या इन्होंने चीज हमसे पूछी है, बादलों के जो रूप हमें सामने रखे हैं उनका हमें बताना है। तो उनको आप कैसे लिखते चलेंगे, दो याद रखिएगा, पावस ऋतु में वर्षा का अधिक होना, ठीक है, और उनमें बादलों की कंडीशन क्या है, वो चीजें। इस कविता में कवि ने पावस और शरद काल के बादलों के विशिष्ट रूपों का वर्णन करते हुए कहा है, पावस ऋतु में बादल हिमालय के शिखरों पर घिरते हैं तथा उनके छोटे छोटे कण मानसरोवर झील के इस सुनहरी आभा वाले कमलों पर गिरते हैं। अब क्या है, पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो होते हैं बादल जो है वो हिमालय की चोटियों से टकराते हैं, उनके बीच में आके गिर जाते हैं, और उनमें से मोती रूप पानी जो है वो गिरता है कहाँ, नीचे सरोवर में, और मानसरोवर में जो कमल के पत्ते हैं उन पर आकर मोतियों की तरह टिक जाता है। शरद काल के बादलों का तूफानी हवाओं से संघर्ष है और उसकी गर्जना का वर्णन किया है। शरद काल मतलब ठंडे में ये बादल ऐसे लग रहे हैं मानो गरज गरज कर युद्ध कर रहे हैं। इस ऋतु में कमलों के ऊपर पड़ी ओस का भी वर्णन हुआ है। तो किस तरीके से बादल दोनों ही ऋतुओं में कैसे प्रतीत हो रहे हैं ये चीज बताएंगे। प्रश्न संख्या 20 है, कविता में चित्रित प्रकृति चित्रण एवं जनजीवन को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे प्रकृति का जो चित्रण किया गया है वो, और जनजीवन जैसे किन्नर किन्नरी हैं और साथ ही मृग हैं, इन सब का जो चित्रण किया है वो, ये सारी चीजें आपको अपने शब्दों में बांध कर लिखनी है कि आपने यहाँ पर कैसा महसूस किया, क्या क्या चीजें आपने देखी कविता के हिसाब से। तो कैसे है, कविता में कवि ने हिमालय पर्वत पर वर्षा, वसंत और शरद ऋतु का वर्णन किया है। कविता का शीर्षक ही बादल को घिरते देखा। पहाड़ों पर वर्षा अन्य ऋतुओं में भी घुसपैठ करती है। पहाड़ों पर मतलब अन्य ऋतु में भी बादल आते हैं और वहां पर वर्षा होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्षा ऋतु में, क्योंकि वहां तो बादल कभी भी घिराते और पहाड़ों के बीच फंस के जो है वो बारिश कर देते हैं। बादल हिमालय की ऊंची शैलमालाओं से कमलों पर फुहार कर रहे हैं। यहाँ देवदारू के वृक्षों के वन हैं जिनमें से खुशबू आती रहती है। यहाँ सफेद भोजपत्रों से कुटिया बनी गई है। अब यहाँ से रहन सहन शुरू, प्राकृतिक दृश्य वहां हो गया, यहाँ पे रहन सहन शुरू हो गया। यहाँ फूलों से सजी किन्नर स्त्रियां हैं, वे नील कमल की मालाएं पहने हैं, वह रत्न जड़ित पात्रों में अंगूर की शराब डाले हुए हैं
तथा हिरण की छाल पर किन्नर किन्नरियां पालथी मारकर उन्मादी रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनकी कोमल एवं सुंदर उंगलियां बांसुरी के छिद्रों पर फिर रही हैं, वे आनंद से मग्न दिखाई दे रहे हैं। अब यही सारी चीजें इन्हें आप अपने शब्दों में भी बांध सकते हैं। ये तो हमने अपने शब्दों में बांध के लिखा, तो इन्हें आप प्राकृतिक दृश्य जो थे वो और वहां के रहन सहन में किन्नर किन्नरियों का था, तो इन्हें क्या करोगे आप अपनी भाषा में भी आप बांध के लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन के साथ आंसर्स कैसे मिलाने हैं ये आपको समझना है, जैसे कि हमने बता दिया। अब यहाँ पे आपका ये टेस्ट पेपर खत्म होता है। आगे हम और भी जो है चैप्टर्स के टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपके और भी बहुत रिलेटेड चैप्टर्स के वीडियोस आते रहते हैं, तो वो सभी आपको टाइमली आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आए तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जितने भी नोटिफिकेशन है सब टाइमली मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे आप जितना भी कंटेंट देखते हैं एक के बाद एक टोटली अरेंज रहता है। आप क्लास वाइज देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज है, आपका बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ टोटली अरेंज रहती है। आपको कुछ भी इधर से उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक टॉपिक देखा दूसरे के लिए इतना परेशान होने, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक के बाद दूसरे का जो लिंक है वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।